नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, पेंशनर के मन में सवाल होता है कि मेरा पेंशन क्यों कम, मेरे साथ वाले से कम, कभी कभी तो यह भी होता है कि जूनियर से भी मेरा पेंशन कम है। तो इस सवाल का आज के इस वीडियो में आपको जवाब मिलेगा कि कैसे आपका सर्विस डिटेल्स भी आपके पेंशन को असर डालता है। तो आगे बढ़ेंगे, सभी जानकारियों को हासिल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट, जैसे आप देख पा रहे हैं, पेंशन स्लिप को लेकर के वित्त मंत्रालय का सख्त रवैया, बैंक को लगाई फटकार। जी हां दोस्तों, पेंशनर को कितना पेंशन मिल रहा है, बस अकाउंट में आ गया, क्रेडिट हो गया, काम खत्म। उनका पेंशन कितना बनता है, डीएडीआर का अमाउंट कितना है, आगे कटौती टैक्स में कितना कटिंग हो रहा है, या तो फिर कुछ और कट रहा है, कुछ पता नहीं चलता। कई सारे पेंशनर्स तो ऐसे होते हैं कि उनको एसएमएस तक भी नहीं आता कि कितना उनका पेंशन क्रेडिट हो गया। तो ऐसे में अभी वित्त मंत्रालय ने जो बैंक्स हैं उनको फटकार लगाई है, उनको यह हिदायत दोबारा से जारी किया है कि पेंशनर को अपने पेंशन स्लिप भेजना है, चाहे एसएमएस के जरिए भेजिए, चाहे ईमेल के जरिए भेजिए। अभी हाल ही में 8 फरवरी यानी कि कल ही एक लेटर निकाला गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से। दोस्तों, एक सर्कुलर निकाला गया है, चलिए उस सर्कुलर को देख करके समझते हैं। दोस्तों, ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय का सर्कुलर है जो कि 8 फरवरी 2024 का है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और इस सर्कुलर का जो सब्जेक्ट है, इश्यू ऑफ द पेंशन स्लिप बाय द पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स ऑन मंथली बेसिस, यानी कि हर महीने पेंशनर का पेंशन स्लिप को जारी करने को लेकर के ये सर्कुलर जारी किया गया है, ये हिदायत जारी की गई है। और इस सर्कुलर में क्लियरली ये लिखा हुआ है, पुराने लेटर्स का हवाला दिया गया है, क्योंकि पुराने दिनों में भी ये आदेश ऑलरेडी पारित किया जा चुका था कि हर महीने में जो पेंशनर का पेंशन क्रेडिट होता है, उसका एक पेंशन स्लिप यानी कि पेंशन का लेखा जोखा पेंशनर को देना पड़ेगा बैंक द्वारा। आप देख पा रहे हैं, द पेंशन स्लिप शुड प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स ऑफ मंथली पेंशन पेड along with breakup of the amount credited and tax deducted etc if any, यानी कि हर महीने जो पेंशन बन रहा है, किस किस चीज को लगा के बन रहा है, बेसिक पेंशन कितना है, डीएडीआर कितना है, सारा चीजों का ब्रेकअप देना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो डेबिट हो रहा है, कोई टैक्स डेबिट हो रहा है या कोई भी और डेबिट चीजें हो रही है, उसका सारा लेखा जोखा जो है पेंशनर को देना पड़ेगा, चाहे एसएमएस के जरिए दिया जाए, चाहे ईमेल के जरिए दिया जाए। हालांकि जो डिफेंस पेंशनर्स बस में माइग्रेटेड हो चुके हैं, उनके लिए ये ज्यादा फायदेमंद या ज्यादा लाभकारी नहीं है, लेकिन जो सीपीपीसी से अभी भी पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। सरकार ने संसद में मना किया, पर क्या फर्क है? जी हां, दोनों चीजों के लिए सरकार ने संसद में मना कर दिया, एक 8वें पे कमीशन के लिए, एक 18 महीने के डीएडीआर के लिए। लेकिन दोनों मना करने में फर्क क्या है? फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आठवां वेतन आयोग को लेकर के सरकार ने हाल ही में 6 फरवरी को पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मना किया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, जिसमें सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय के जो राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव अब अभी विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि आगे भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आएगा, जरूर आ सकता है, क्योंकि 8वां पे कमीशन तो गठित होना ही है। 10 साल के बाद कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मूला लग करके हमारा जो पे और पेंशन है उसको तो रिवीजन होना ही होना है। पे कमीशन तो आना ही आना है और आना ही पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, वर्तमान के समय में विचाराधीन नहीं है। यही बात इस सवाल जवाब से पता चलता है दोस्तों। लेकिन जो 18 महीने का डीएडीआर को लेकर के जो जवाब सरकार का आया था, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, जिसमें जब सरकार को पूछा गया था कि सरकार ने कितने पैसे बचाए हैं डीएडीआर ना देके और क्या सरकार उसको रिलीज करेगी, तो सरकार ने जानकारी दी थी कि 34,402.32 करोड़ रुपए सरकार ने बचाए हैं डीएडीआर फ्रीज करके। और साथ ही साथ सरकार ने 2 टूक कहा था, हम देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इसके ऊपर भी प्रेशर बन रहा है, इसके ऊपर भी कई सारे संस्थाएं जो है प्रेशर बनाए हुए हैं। नहीं दे रही है सरकार, वो अलग बात है, लेकिन मांग कभी भी इस बात की हटाई नहीं जा सकती, क्योंकि ये एक जायज मांग है कि 18 महीने का जो डीएडीआर कोरोना के समय में फ्रीज किया गया है, अगर देश की आर्थिक स्थिति अभी संभल गई है, अभी उभर चुकी है, तो उस डीएडीआर को रिलीज कर दिया जाना चाहिए। तो मांग ये उठती रहेगी, चाहे सरकार किसी भी तरीके से जवाब दे दे। जब तक ये पैसा नहीं मिल जाता पेंशनर्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, तब तक मांग उठती ही रहेगी दोस्तों।
चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों, 17.4 सर्विस में न्याय सुधार का पेंशन 24,400 कैसे, समझिए। दोस्तों मुझसे कई सारे पेंशनर्स ने सवाल किया, आपका तो सर्विस भी 17 साल 4 महीना का करीब आप बताते हैं और आप बोलते हैं कि 24,400 आपका बेसिक पेंशन है। मैंने पिछली बार अपना पेंशन स्लिप दिखा करके एक वीडियो बनाया था, तो उसमें भी सवाल आया है कि आपका इतना पेंशन कैसे, जबकि आपकी सर्विस 17 साल के आसपास है, और साथ ही साथ आपको एमएससीपी न्याय सुधार कैसे। तो दोस्तों आपको बता दूं, एमएससीपी न्याय सुधार के 2 कंडीशन है, या तो आपका 24 साल सर्विस पूरा हुआ हो, या तो फिर हवलदारी में आपका 8 साल सर्विस हुआ हो। तो मैं क्लर्क ट्रेड का होने की वजह से मेरी हवलदारी तक की प्रमोशन बहुत जल्दी हो गई, लगभग 6 साल के सर्विस में मैं हवलदार बन गया था। तो आगे मेरा लगभग 14 साढ़े 14 साल में एमएससीपी न्याय सुधार ड्यू हो गया और मुझे एमएससीपी न्याय सुधार मिला, और इसी हिसाब से जब मैं पेंशन आया तो मेरा इतना पेंशन बन रहा था। तो आप सब समझ गए होंगे दोस्तों कि एमएससीपी कितना फायदेमंद है, लेकिन ये सिर्फ 2006 या उसके बाद के रिटायरीज को ही लागू है, जबकि इस स्कीम को 2006 से पुराने पेंशनर्स के ऊपर भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसको लागू नहीं किया जाता तो जब भी ओआरओपी आएगा तभी उन पेंशनर्स को घाटा होता जाएगा। तो एमएससीपी बहुत ज्यादा जरूरी है पुराने पेंशनर्स के लिए भी। तो मेरी मांग है, हमेशा मैं ये मांग रखता हूं कि पुराने पेंशनर्स को भी, 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी एमएससीपी लागू किया जाए, नहीं तो ओआरओपी की विसंगति कभी सही नहीं हो सकती। चलिए अगली जानकारी की ओर, मेरा पेंशन 20,500 और मेरे साथ वाले का 22,500, दोनों हवलदार 24 साल सेम डेट भर्ती, तो कैसे। दोस्तों समझना पड़ेगा आपको, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। दोनों सेम डेट के भर्ती, सेम डेट के रिटायर। अब हवलदार का तो सर्विस 24 साल या उन्होंने बढ़वा लिया तो 26 साल होता है, तो मान लीजिए 26 साल सर्विस करके आते हैं। अब एक हवलदार भर्ती होते हैं, जो भी भर्ती का डेट है उनका, उसके बाद जाकर के एक प्रमोट हो जाते हैं नायक में, मान लीजिए 5-6 साल की सर्विस में, और एक का प्रमोशन होता है जाके 15-16 साल की सर्विस में। समझ रहे हैं आप, एक का प्रमोशन हो गया 4-5 साल की सर्विस में, नायक बन गया, दूसरा जाकर के 14-15 साल में नायक बनता है, और जो 4-5 साल में नायक बना था आगे जाके 8-10 साल में वो हवलदार भी बन जाता है, और जो 14-15 साल में नायक बना था वो जाके 20-22 साल में जाकर के हवलदार बनता है। रिटायर्ड तो दोनों 24 साल या 26 साल सर्विस करके ही होते हैं, लेकिन अब उनका पेमेंट में फर्क हो गया। समझ गए आप, क्योंकि अंदर जब उनका प्रमोशन हुआ तो उनको इंक्रीमेंट मिला, और नायकी का या हवलदारी का जो हर साल का बढ़ोतरी इंक्रीमेंट लगता है वो सिपाही से थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो पहले ग्रेड पे भी हुआ करता था, ग्रेड पे में भी उछाल आ गया। तो रिटायर भर्ती तो साथ में हुए, रिटायर भी साथ में हुए 24 साल या 26 साल करके, लेकिन बीच में जो बढ़ोतरियां हुई, एक को कम हुई एक को ज्यादा हुई। अब जाकर के जब पेंशन आए तो एक का पेंशन ज्यादा एक का पेंशन कम होगा ही होगा। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, और यही चीज बाद में जाकर के फैमिली पेंशन के पेंशनर में भी असर डालेगा। तो इस वजह से दोस्तों मान लीजिए कोई 22,500 रुपए ले रहा है और कोई 20,500 रुपए ले रहा है, तो ये क्यों हो रहा है आप समझ गए होंगे। बेसिक, जो बेसिक पे होता है सर्विस के दौरान, बेसिक पे की फर्क की वजह से पेंशन में भी फर्क आ जाता है। जैसे मैंने आपको समझाया, अंदर जो प्रमोशन का डेट होता है, क्लास का डेट होता है, जो मस्टरिंग का डेट होता है, ये सारी बातें इन चीजों के ऊपर असर डालती हैं। तो चलिए दोस्तों अगली जानकारी, कोर्ट ने दिया पेंशनर के पक्ष में आदेश, अब हजारों पेंशनर्स को मिल पाएगा एमएससीपीएस का फायदा। जी हां दोस्तों, ये जो लेटर देख रहे हैं आप, चमकौर सिंह जी का लेटर है। रिकॉर्ड ऑफिस ने चमकौर सिंह जी को भेजा है, और उनकी सर्विस 15 साल 9 महीने 8 दिन होने की वजह से उनको हवलदार का पेंशन नहीं मिलेगा, हवलदार का एमएससीपी नहीं मिलेगा, ऐसा रिकॉर्ड ऑफिस ने उनको जवाब भेजा है। अब देखिए, अब ये जो पेंशनर थे उनकी सर्विस 16 साल पूरी होती तो उनको हवलदार का एमएससीपी मिलता, लेकिन 16 साल नहीं पूरी हुई, उनकी सर्विस कम पड़ गई, जिस वजह से उनको उनके रिकॉर्ड ऑफिस ने उनका एप्लीकेशन वापस कर दिया, उनको कहा कि आपको एमएससीपी लागू नहीं है। लेकिन माननीय कोर्ट के कई सारे ऐसे आदेश हैं, जिन आदेशों में माननीय कोर्ट ने जो सर्विस कम पड़ रही है उसको माफ करते हुए एमएससीपी ग्रांट करने का आदेश सुनाया है। जी हां, मैं आपको माननीय एएफटी का ऐसा ही एक ऑर्डर आपको दिखाता हूं, चलिए देखते हैं। अब दोस्तों ये एएफटी चेन्नई का जो आदेश का कॉपी है, जजमेंट का कॉपी है, आप देख पा रहे हैं, जो कि एमएससीपी से जुड़ा हुआ जजमेंट है। दोस्तों आगे मैं आपको दिखाता हूं, जब माननीय कोर्ट के सामने पेंशनर्स पहुंचते हैं कि मेरी जो है 1 महीना 1.5 महीना या 10 दिन कम पड़ गई है एमएससीपी के लिए, जिसकी वजह से मुझे एमएससीपी नहीं मिला, तो उसके बाद माननीय कोर्ट सारी बातों को सुनवाई करते हुए, छानबीन करते हुए अपनी तरफ से जो आदेश सुनाते हैं
वो कहीं ना कहीं पेंशनर्स के फेवर में होता है। आपको मैं दिखाता हूं, ये जो माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है केस में, इस केस में माननीय कोर्ट ने क्या कहा है, आप यहां पर देख पा रहे हैं 10 नंबर पैराग्राफ में, जहां पर माननीय कोर्ट का कहना है, देयरफॉर द डेफिशिएंसी ऑफ 22 डेज ऑफ नॉन क्वालिफाइंग सर्विस एज ऑन 30 नवंबर 2006 इज हियर बाई कंडोन्ड। यानी कि 22 दिन की जो सर्विस कम पड़ रही है एमएससीपी के लिए, उसको माफ किया जाता है। द एप्लीकेंट इज देयरफॉर एलिजिबल टू be entitled for grant of the third MSCP benefit on completion of 24 years of service as on 30 November 2006. His terminal benefits including pensionary benefits shall be calculated and fixed after granting him MSCP benefits and taking into the account of the benefit as well. Corrigendum PPO will be issued to that effect. यानी कि माननीय कोर्ट ने यह कहा है कि जो 22 दिन की कमी थी उसको हम माफ करते हैं और उनको एमएससीपी हवलदार का जो है अपग्रेडेशन दिया जाए और उनका जो भी टर्मिनल बेनिफिट है, सर्विस के दौरान का जो भी एरियर बनता है या पेंशन में जो बेनिफिट हो रहा है, उसको भी दिया जाए इस आदेश के बेस पर। तो माननीय कोर्ट में जो भी पेंशनर ऐसे विषयों को लेके जाते हैं तो माननीय कोर्ट से इस तरीके के जजमेंट आते हैं दोस्तों। तो अगर आपकी भी सर्विस में कमी है जिसकी वजह से आपको एमएससीपी नहीं मिल रहा है, तो आप भी इस बारे में सोच सकते हैं। इन कोर्ट के ऑर्डर्स को आप अपना रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि माननीय कोर्ट के आदेश हैं जिसमें कम सर्विस को कॉन्डोन करते हुए, माफ करते हुए माननीय कोर्ट एमएससीपी ग्रांट करने का आदेश सुनाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।